तो आप सभी का सीटेट की क्लास में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज जो है हम सेकेंड क्लास प्रैक्टिस सेट लेके बुक की प्रैक्टिस शार्ट यानी यूथ कंपटीशन टाइम का जो है प्रैक्टिस सेट आपका सामाजिक अध्ययन जो आपकी कला वर्ग के लिए होता है, यानी जो आपका उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए होता है, उसको लेकर हम आपके पास उपस्थित हैं। और यकीन मानिए आज का जो टेस्ट है वो आपके पेपर वाले क्वेश्चन ही हैं। और ये आपका जो टेस्ट है वह धुआंधार प्रैक्टिस होने वाला है। बहुत कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए अंत तक, और आपको जो है आज के टेस्ट में मज़ा आने वाला है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। और ये आपका जेनवन है क्वेश्चन, कोई मैं आपकी किसी और बुक से नहीं करा रहा हूँ, बल्कि आपका यूथ कंपटीशन टाइम का ही है। कोई आपका इधर उधर का क्वेश्चन नहीं कि आपको फ्रॉड बनाया जाए। जो भी मैं इस चैनल के माध्यम से जो भी प्रोवाइड करता हूँ वो आपको जो है रियल आपके होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ कोई धोखा या कोई और चीज़ पढ़ाऊँ और आपको मैं भ्रम में डालूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो जेन्युइन आपको दिखा के पढ़ाऊँगा। देखिए आपका सामाजिक अध्ययन कला वर्ग के लिए है, जो कि आपका 91 नंबर से शुरू है। तो देखिए क्या पूछ रहा है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। तो ऑप्शन है महाजनपद में, गुप्त में, हड़प्पा सभ्यता में या वैदिक काल में। तो किस काल में आपका प्रथा का विशिष्ट महत्व काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। तो ऑप्शन जो है आपके क्या दे रखे हैं। तो ऑप्शन जो है आपके महाजनपद, गुप्त, हड़प्पा सभ्यता या वैदिक काल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा वह बी हो जाएगा, गुप्त काल। प्राचीन भारत में गुप्त काल में कर प्रथा की विशिष्ट आपका महत्व था। गुप्त काल को प्राचीन भारत में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में राज्य की जो आय का प्रमुख स्रोत था वह आपका टैक्स यानी कर था। फिर देखिए दूसरा नंबर, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है। तो कक्षीय समतल है, प्रदीप्ति वृत्त है, घूर्णन है या परिक्रमण है। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। तो परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमती है। पृथ्वी इस गति को परिक्रमण गति कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर तरफ से गति करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमती है। इसे घूर्णन गति कहा जाता है। फिर आगे देखिए 93 नंबर, निम्न में से किसे भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ यानी गुरु के पास जाकर समीप बैठना है। तो आरण्यक का, पुराण का, उपनिषद का या वेद का। तो इनमें से किसे भारतीय साहित्य धरोहर का पास जाकर समीप बैठना है उसे कहा जाता है। तो आपका 93 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपनिषद। उपनिषद में दो शब्द से मिलकर बना है क्या। तो आपका उप प्लस क्या, तो आपका निषद है। उप प्लस आपका क्या, तो आपका निषद है। उप प्लस आपका निषद से बना है। उप का अर्थ होता है आपका समीप और निषद का अर्थ होता है आपका बैठना। इस प्रकार उपनिषद का अर्थ समीप बैठना है। उपनिषदों की रचना वेदों के दार्शनिक व्याख्या के लिए की गई थी। उपनिषदों की संख्या आपकी 108 बताई जाती है। फिर देखिए क्या कह रहा है, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। तो ऑप्शन है दुर्ग में, कुल्लू में, छोटा नागपुर में या बस्तर में। तो भारत में मुंडा जनजाति जो है किस क्षेत्र में निवास करती है, 94 नंबर में पूछ रहा है। तो आपके छोटा नागपुर में, किसमें। तो छोटा नागपुर, भारत में मुंडा जनजाति निवास छोटा नागपुर यानी जो झारखंड का पठार है, कहाँ है छोटा नागपुर। तो आपके झारखंड में मुंडा जनजाति ऑस्ट्रो-एशियन परिवार से संबंधित रखती है। अब 95 नंबर पूछ रहा है कि जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप यानी इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो प्रताड़ित है, मूर्ति है, भेदभाव है या रूढ़िबद्ध है। तो कौन सा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूढ़िबद्ध हो जाएगा। कि किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ने को रूढ़िबद्धता कहा जाता है। व्यक्ति समूह का व्यवहार, आचरण और इमेज के जो प्रारूप अनुसार पर आपके परिलक्षित होता है। फिर देखिए 96 नंबर क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है। तो जीवन के अधिकार से, संवैधानिक उपचार के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से या समानता के अधिकार से। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है, 96 नंबर पूछ रहा है। तो आपके जीवन के अधिकार से, किससे। तो जीवन के अधिकार से
अनुच्छेद 21 संविधान के अंतर्गत भाग 3 के मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसके अंतर्गत नागरिकों को जीने की अधिकार दिया जाता है। फिर देखिए क्या कह रहा है 97 नंबर, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? तो आपके गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव या गुरु अंगद देव। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो 97 नंबर में पूछ रहा है, तो कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु कौन? तो सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने आपके खालसा पंथ की स्थापना की थी। और सिखों के आपके आपके कौन थे? तो आपके अंतिम गुरु थे। तो कौन? 10वें और अंतिम गुरु थे आपके कौन? तो गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। और सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव जी ने की थी। यानी सिख धर्म की जिस स्थापना की थी गुरु नानक देव जी ने की थी। और देखिए जो आपकी एक नारा होता है क्या, जिसमें सिखों में बोला जाता है, उसका जो नारा दिया था वो गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। फिर देखिए क्या कह रहा है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? तो सत श्री अकाल क्या बोलते हैं? तो सत श्री अकाल जो बोल दिया था, वह जो नारा था वह गुरु गोविंद सिंह का था। और देखिए क्या कह रहा है 98 नंबर, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? तो ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शाहजहां। तो 98 का कौन सा हो जाएगा? तो विश्व शांति के विचार का मुगल बादशाह अकबर ने आगे बढ़ाया। किसने? तो अकबर ने आगे बढ़ाया था। इसके लिए अकबर ने विशेष प्रयास किया था। सभी धर्मों के विशेषताओं को मिलाकर एक नए धर्म दीन इलाही धर्म की स्थापना के लिए, यानी दीन इलाही की स्थापना की शुरुआत उसने 1581 में किया था। धार्मिक वैमनस्यता को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया था। और दीन इलाही आपका धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू आपका कौन था? तो आपका बीरबल था। बीरबल इसका था। ऐसे आपका देखिए बीरबल जो था वह इसके दरबार में रहा करता था। और दीन इलाही जब अकबर ने शुरू किया तो सर्वप्रथम इसने बीरबल ही जो था उस धर्म को स्वीकार करने वाला था। फिर आगे देखिए 99 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 99 नंबर? 99 नंबर कहाँ चला गया? तो 99 नंबर मिल गया कि कत्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसका? तो आपका क्या पूछ रहा है कि कत्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन में है रानी चेन्नम्मा ने, नाना फडणवीस ने, अहिल्याबाई होलकर ने, यानी रानी लक्ष्मीबाई ने। तो कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा रानी चेन्नम्मा ने। आपके कित्तूर आंदोलन विद्रोह का नेतृत्व आपके कर्नाटक के रियासत की रानी चेन्नम्मा ने 1824 में। कब? तो 1824 में आपके किया था। यह एक सैन्य विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आपके विरुद्ध था। और आज फिर देखिए क्या कह रहा है 100वां नंबर कि स्थान लोग वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रखते हैं कहलाते हैं क्या? तो पर्यावरण, जैविक संसाधन, स्थल मंडल या परिवेश। तो स्थान लोग और वस्तुएं और प्रकृति जो जो जीवों से घिरी रहती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण आपका किससे? तो परि प्लस आवरण से बना है। किससे? तो आपका परि प्लस आपका आवरण से बना है। और जिसका शताब्दिक अर्थ है कि हमारे चारों तरफ जो परिवेश है, इस परिवेश के अंतर्गत जो लोग हैं, वस्तुएं हैं, प्रकृति है, स्थल मंडल है, वायुमंडल है, जल मंडल है, ये सभी आपके आते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है 101 नंबर कि पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वह तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके ग्रह हैं, खगोलीय पिंड हैं, तारे हैं या तारामंडल है। तो आपका 101 का कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा ग्रह। ग्रह वह खगोलीय पिंड होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, परंतु सूर्य के प्रकाश के कारण ये चमकते हैं। और सूर्य भी क्या है? तो एक तरह का तारा है। देखिए निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान में उड़ाने के लिए आदर्श है? तो जो आपका वायुयान होता है वह कौन से मंडल में आपका
उड़ने के लिए आदर्श होता है? तो ऑप्शन है समताप मंडल में, बाह्य मंडल में, क्षोभ मंडल में या आयन मंडल में। तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका समताप मंडल में जो होता है आपका समताप वायुयान उड़ाने की सबसे आदर्श जो आपकी दशा होती है वह वायुमंडल के समताप मंडल में होती है, क्योंकि समताप मंडल में समान ताप होने के कारण इसे समताप मंडल कहते हैं। और इसमें घटना आपकी देखिए घटने वाली घटनाएं जैसे आंधी, वर्षा एवं तूफान आपकी नहीं घटती हैं। और 103 नंबर पूछ रहा है, जब कोई शिलाखंड दबाव या कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाता है तो उन्हें कहते हैं? तो अवसादी सेल, प्रारंभिक सेल, आग्नेय सेल या कांतरित सेल। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवसादी सेल। क्या? कि जब कोई शिलाखंड दबाव या कठोरता के कारण परतदार सेल में टूट जाता है या बदल जाता है उन्हें अवसादी सेल कहते हैं। अवसादी सेल परतदार चट्टान होती है जो अग्नेय सेल या रूपांतरित सेल के अपक्षय एवं अपवर्तन के कारण इस प्रकार के सेल में जीवाश्म में आपके पाए जाते हैं। 104 क्या कह रहा है? जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं तो अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं, वह क्या कहलाता है? तो आपका है बाजार अर्थव्यवस्था, असेंबली लाइन, औद्योगिक तंत्र या औद्योगिक क्षेत्र। तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कि जीवा आपके औद्योगिक क्षेत्र वह होते हैं जहाँ बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे के आसपास स्थित होती हैं, एक दूसरे के नज़दीक का लाभ उठाती हैं। इस क्षेत्र में यातायात एवं विकास के सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। और फिर 105 क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों को गिरने का निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए वह कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? तो ऑप्शन है शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। तो 105 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा लगभग आपका 200 सेंटीमीटर कितना? तो 200 सेंटीमीटर होती है। जलवायु अनुकूल होती है। इस प्रकार के वृक्षों की पत्तियां पेड़ से नहीं गिरती हैं। इसमें आपका कौन से वृक्ष आते हैं? तो रबर, मोहगनी, रोजवुड, आबनूस आदि इस प्रकार के वृक्ष आपके उत्तरी पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार और विषुवतीय प्रदेश में पाए जाते हैं। फिर देखिए 106 कह रहा है, भारत का सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन सी है? तो राष्ट्रपति है, न्यायपालिका है, सांसद है या प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद है? तो भारत का सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन सी है? तो आपकी संसद है, ऑप्शन नंबर सी। सी हो जाएगा कि संसद भारत की सर्वोच्च कानून निर्माता संस्था है। इसे केंद्रीय व्यवस्था भी कहा जाता है। संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर किया जाता है। संसद का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम देश का कानून बनाना होता है। और 107 क्या पूछ रहा है कि जब राज्य धार्मिक क्रियाओं से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो प्रभुसत्ता, राजतंत्र, स्वेच्छाचारी या धर्मनिरपेक्षता। तो जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है उसे निरपेक्ष कहा जाता है। इस प्रकार की स्थिति में प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म मानने का अधिकार होता है। और 108 है कि संसद जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें कहा जाता है? तो बेकार संसाधन, मूल्यवान संसाधन, संभावित संसाधन या वास्तविक संसाधन। तो संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपका 108 का क्या हो जाएगा? तो संभावित संसाधन कहा जाता है कि विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन जिनका उपयोग अभी नहीं हुआ है उसे संभावित संसाधन कहा जाता है। इन संसाधनों का प्रयोग भविष्य में होने वाली संभावना के लिए आपका होता है। और देखिए 100 नंबर क्या कह रहा है? मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है तो तुर्की व अफ़गान शैलियों का, तुर्की व फारसी शैलियों का, अरब व भारतीय शैलियों का, फारसी व भारतीय शैलियों का। तो मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण किसका है? तो 109 पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी, फारसी व भारतीय शैलियों का। मुगलकालीन वास्तुशिल्प फारसी एवं भारतीय शैलियों का मिश्रण है। इस वास्तुशिल्प का उदाहरण मेहराब, गुंबद हाजल और आपके बुर्ज आदि हैं। और भारत का मानक देशांतर कितना है? तो भारत का मानक देशांतर कितना है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। कितना? तो 82 डिग्री
आपका पूर्वी देशांतर, यह देशांतर आपका इलाहाबाद के निकट आपकी नैनी गुजरात से आपकी होती हुई आपके 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। और कृषि एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगातों का उपयोग अधिक उत्पादकता से प्राप्त करने के लिए किया जाता है, वह कहलाती है। तो क्या है? तो स्थानांतरित कृषि है, निर्वाह कृषि है, वाणिज्य खेती है या गहन कृषि है। तो 111 क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी वाणिज्य खेती हो जाएगा कि वाणिज्य कृषि के अंतर्गत व्यापक स्तर पर आधुनिक आगादों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम बीज एवं उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। फिर 112 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो सौर ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, जीवाश्म ऊर्जा है या पवन है। तो कौन सा हो जाएगा? तो जीवाश्म ऊर्जा हो जाएगा। जीवाश्म ऊर्जा ईंधन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कहे जाते हैं। इस प्रकार के ईंधन की प्राप्ति पृथ्वी के नीचे जीवाश्म से होती है, जैसे आपका पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस आपकी इत्यादि होती हैं। और 113 नंबर क्या कह रहा है? जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीति, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं। तो क्या? औपनिवेशीकरण, पुनर्जागरण, महासंघ या व्यापारिक। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा औपनिवेशीकरण। क्या? तो औपनिवेशीकरण कहते हैं यह प्रक्रिया जिसमें कोई राष्ट्र पिछड़े तथा कमज़ोर राष्ट्र पर अपना राजनीतिक आर्थिक नीतियाँ ज़बरदस्ती लागू करता है, तो उस देश की आर्थिक व प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है। और 114 नंबर कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका की पूर्वी तट पर जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर हैं, क्योंकि तट के साथ गर्म धारा बहती है या गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है, या तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है, या आपके तदुरित तटीय क्षेत्र हैं। तो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट जो है वह जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर मात्रा में है, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन है कि ठंडी व गर्म धाराओं के मिलन से वहाँ के तापमान उन वनस्पतियों के अनुकूल हो जाता है जो मछलियों अपने आहार के रूप में प्रयोग करती हैं। इसलिए उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान का आसपास समुद्र तट मत्स्य प्रचुर क्षेत्र मात्रा में आपका होता है। यहाँ के निवासी अधिकतर मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, और जापान एक आपका ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने वाला आपका देश है। और 115 क्या कह रहा है कि एक निश्चित क्षेत्र जहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाते हैं। तो क्या राज्य है, क्षेत्र है, सीमा है या निर्वाचन क्षेत्र है? तो कौन सा हो जाएगा? तो निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कि वह निश्चित क्षेत्र जहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं वह क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र का निर्धारण चुनाव आयोग करता है। फिर 116 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन का, होम रूल आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का या सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का कि 1930 में। कब? तो आपका 1930 में। 1930 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दिया गया था, और गांधी जी के नेतृत्व में स्वराज की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने सन 1930 में नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा का आह्वान किया। 12 मार्च। कब? तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा का आरंभ किया। गांधी जी ने समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों को काला कानून तोड़ा। 117 कह रहा है कि शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है। कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली, या यह लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होता है, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि शास्त्रीय नृत्यों के आपके 8 आपके मान्य रूप हैं। कि भारत में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 8 नृत्य शैलियों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में
मान्यता दी गई है, जिसमें आपका भरतनाट्यम जो कि आपका तमिलनाडु का है, मणिपुरी जिसमें मणिपुर का है, कथक जो कि आपका उत्तर प्रदेश का है, कथकली जो कि आपकी केरल की है, कुचिपुड़ी जो आपकी आंध्र प्रदेश की है, मोहिनीअट्टम जो आपकी केरल की है, और ओडिसी जो कि आपकी उड़ीसा का है, और सत्रिया जो कि आपका असम का है, ओसोम का है। और आपका कौन सा हो जाएगा? फिर 118 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा अपवर्तन स्थल रूप है? इनमें से कौन सा अपरदन स्थल रूप है? तो हिमाड़ है, छत्रकशिला है, लोएस है, या डेल्टा है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छत्रकशिला। कि अपरदन के द्वारा छत्रकशिला का निर्माण हो जाता है। इसके निर्माण के लिए वायु, जल और भूस्खलन का महत्वपूर्ण आपका कारक होता है। फिर देखिए क्या कह रहा है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, या संसद? तो कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपके कितना? तो अनुच्छेद आपका 155। 155 के अनुसार आपका राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। राज्यपाल राष्ट्रपति के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। और क्या कह रहा है, विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो उत्तरी अमेरिका व एशिया में, एशिया व यूरोप में, एशिया व अफ्रीका में, एशिया व दक्षिण अमेरिका में। तो आपका एशिया व अफ्रीका में आपकी विश्व की 80% जनसंख्या मात्र दो महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में निवास करती है। अकेले एशिया महाद्वीप में विश्व के 60% जनसंख्या कितनी? तो 60% जनसंख्या निवास करती है। चीन एवं भारत विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में आपके प्रथम और द्वितीय स्थान पर हैं। और देखिए 121 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? तो मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद आयोजन करना, परियोजना कार्य, व्याख्यान पद्धति, या कहानी पद्धति? तो कौन सा हो जाएगा 121 का? तो आपका हो जाएगा पर मुद्दों पर आपका सहमत बनाने के लिए वाद विवाद आयोजन करना। इस संसद के कार्य प्रकरण के लिए कक्षा में पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा वाद विवाद शैली का प्रयोग करना सर्वोत्तम तरीका है। इसके लिए शिक्षक छात्र के माध्यम से मुद्दों पर वाद विवाद कराया जाता है। किसी बिंदु पर सहमति बनाने का प्रयास किया जाता है। और क्या कह रहा है 122 नंबर, सतत और व्यापक मूल्यांकन का रूप डैश डैश बल पर देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश डैश पर बल देता है। तो किस पे? तो मस्तिष्क और हृदय हाथ की शिक्षा पर, कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों के उच्च आगामी परोन्नत के लिए, या बच्चों के सुधार के लगातार परीक्षण करने के लिए, या बच्चों के व्यवहार का सतत अवलोकन के लिए? तो 122 क्या हो जाएगा? तो आपका मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर। इस की कौन सा 122 है, सॉरी, आपका कौन सा हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा? तो आपका डी नंबर हो जाएगा। कौन सा? तो डी नंबर हो जाएगा। कि राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कितनी? तो राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा एनसीपी 2005 के अकॉर्डिंग, एनसीपी 2005 के अकॉर्डिंग सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की संस्तुति की गई है। इसके अंतर्गत बालक के व्यवहारों का सतत आपका अवलोकन किया जाता है। फिर 123 नंबर है कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता का बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो यह पता लगाने की अन्य शिक्षक क्या करते हैं। प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, मानवीकृत परीक्षण का प्रयोग, या एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित उदाहरण? तो क्या हो जाएगा? मानवीकृत परीक्षण का प्रयोग। कि मानवीकृत परीक्षण का प्रयोग करके वस्तुनिष्ठ प्रकार वाले रूपात्मक आकलन की विश्वसनीयता जो है आपकी बढ़ाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 123 का सी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। और फिर देखिए 124 नंबर क्या कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान को बच्चों को साथ साथ लेंस कराना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के बच्चों को डैश डैश के साथ लैस कराना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है स्वतंत्र रूप से चिंतन करने के योग्य, सामाजिक व्यवहारों को बचाव करने के योग्य, या जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता, या डी नंबर है सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से चिंतन करने के योग्य आपको बनाना चाहिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन में। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका पारस्परिक अधिगम की विशेषता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका पहला ही हो जाएगा, शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परस्पर आदान प्रदान करता है। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से चिंतन करने के योग्य बनाना चाहिए। क्या है, तो ऑप्शन नंबर 125 का 1 मिनट सॉरी सी हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा कि आपका अधिगम की विशेषता यह होती है कि इस प्रक्रिया में सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों को साथ आपकी साझा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। मैं आपको 124 का बता रहा था, सॉरी इसके लिए। ये आपका हो जाएगा 125 का आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपके घर में कोई सीटेट का स्टूडेंट है, भाई बहन या रिश्तेदार है, तो उसको ज़रूर बताइए कि यहाँ से आपका यूथ कंपटीशन टाइम सोल्व कराया जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ आपका टेस्ट समाप्त करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएँ। एक सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर आपको कोई सुझाव चाहिए तो ज़रूर हमें बताएँ।